2024 का चुनाव नज़दीक है और राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बात बिहार की जाए तो जब से बिहार में राजनीतिक मुद्दे ने जातीय जनगणना को एक नया रूप दिया है, आंकड़े पेश किए हैं, उसी के चलते राजनीतिक गलियारे में भूचाल पैदा हो गया है और पूरे देश में जो जातीय जनगणना है उसको लेकर के अलग अलग लोगों के मत सामने आने लगे हैं। इस वक्त मैं शामली जनपद में पहुंचा हूं, जहां पर आज हम जाति जनगणना को लेकर के बात करेंगे। आप देख सकते हैं शामली के रेलवे स्टेशन पर मैं मौजूद हूं और यहां पर बहुत से लोग खड़े हैं। इन सभी लोगों का अलग अलग मत हो सकता है, वो इनका मत क्या है जाति जनगणना को लेकर, उसी के चलते हम इन लोगों से बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? मैं बताऊंगा। आपका क्या नाम? मेरा नाम रमेश है जी। रमेश जी, बात जाति जनगणना की चल रही है, तो आप भी भारत देश के रहने वाले हैं, तो आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं? भाजी, हमारी राय में तो ये गलत है, हमारी दृष्टि में तो ये होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इससे जो आपस में जनता में मतभेद होगा। किस तरह का मतभेद? इस तरह का भाई जाति फेरी एक बन भाई इतने हमें, इतने में है, इतने में है, ये तो खाली विपक्ष का काम है। उनके पास और कुछ काम तो है नहीं, कहना चलो ये उठा दो। बाबूजी, जैसा बिहार में अभी आंकड़े पेश किए गए हैं जातिगत, तो ऐसे में आप क्या समझते हैं, ये आंकड़े पेश करना सही है? विकास हो सकता है? राजनीतिक मुद्दे हैं, क्या हैं? नहीं, जैसे बिहार में आप कह रहे हैं, बिहार में तो गणना हुई ही नहीं। अभी आंकड़े पेश हुए 2022 के, वो तो हर घर में जाकर पता कर लिया, तो किसी के घर भी नहीं गए गणना करने के लिए, तो गणना कहाँ हुई? पहली बात, लगभग बिहार से 13 करोड़ ऐसे आंकड़े आए हैं, यानी कि 13 करोड़ लोगों के आंकड़े आए हैं, जिनमें 100% ये दिखाया गया कि सभी जातियों के आंकड़े सामने पेश कर दिए गए। हाँ, कर दिए गए, लेकिन वहाँ तो किसी के घर पर भी कोई पूछ गया तो है नहीं ये आंकड़े लेने के लिए। ये भी तो बिना घर पे गए आंकड़े पेश हो गए, ऐसे ही जवानी में जुटा लिए, और गलत है में आंकड़े साफ जाहिर हो रहा। इतना जल्दी आंकड़े आ जा क्या? तो जातीय जनगणना के बारे में आप क्या कहना चाहिए? किसी कीमत पर भी होनी नहीं चाहिए। चलिए, वो इधर भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, थोड़ा सा ये बताइए, जैसे हाँ प्रिंसिपल साहब आप इधर आ जाइए। जाति जनगणना को लेकर के हम लोग जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं इनसे बात कर रहे हैं, तो हो सकता है सबका अपना व्यू अलग अलग होता है। आपका क्या व्यू है जो जाति जनगणना है उसको लेकर के? जाति जनगणना गलत है मेरे हिसाब से, होनी नहीं चाहिए। अच्छा, अगर हो जाती है तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि लोग इसी पे राजनीति करते हैं। ये लोग केवल राजनीति के लिए हो रही है और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना देश में। 100%। कैसा फर्क पड़ रहा है? राजनीति हो रही है जो, बस कुछ लोग चाहेंगे, कहेंगे कि भाई उनको लगता है ऐसा कि हम अगर जातीय जनगणना कराएंगे तो हमारा वोट परसेंटेज बढ़ेगा। ओबीसी है, एससी है, फलाना है, डिमाग का है, बाकी होना कुछ नहीं। देखिए, जाति जनगणना बात ये आई है सामने के फलाना है, ढिमका है, यानी कि जाति जनगणना जो है SC ST OBC बहुत तरह की कैटेगरीज हैं, लेकिन फलाना ढिमका शब्द इसमें नया इसलिए जुड़ा है क्योंकि राजनीतिक तूल दिया जा रहा है। ये प्रिंसिपल महोदय इनका साफ तौर पे यही कहना है। अगर राजनीतिक तूल दिया जा रहा है तो देश के विकास में किस तरह का इफेक्ट इस पे पड़ सकता है? देश के विकास में तो इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ना। देश का विकास तो अगर इस जाति जनगणना का पड़ता, SC ST एक्ट का पड़ता, आरक्षण का पड़ता, तो 75 साल हो गए। अब तक देश की तस्वीर बदल जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं बदली। तो खाली बिहार में ही जाति जनगणना के आंकड़े सामने आए हैं। अब मैं बात करूं बीजेपी की तो इसके पक्ष में है ही नहीं बिल्कुल भी। वो कहती है कि हम जो है डेवलपमेंट पे काम करते हैं, आंकड़ों पे नहीं। बीजेपी तो ऐसा है कि जो विपक्ष कहेगा वो बीजेपी नहीं कहेगी, जो बीजेपी कहेगी वो विपक्ष नहीं कहेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये तो राजनीति चलती आ रही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, जैसे कि मैं बात लगातार करता आ रहा हूँ जातिगत जनगणना को लेकर के, आपने भी सुना कोई कह रहा है कि राजनीति हो रही है। आप भी काफ़ी चुनाव देख चुके हैं, तो जाति जनगणना को लेकर के आप लोगों की क्या राय है? मेरी राय, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ और ये गलत चीज़ है। इसमें सारा का सारा जो है राजनीतिक फायदा पार्टियां ढूंढ रही हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हम किसी भी जाति में किसी भी उसमें कोई भेद नहीं करते। रही बात विकास की, योजनाओं की, किसको आयुष्मान कार्ड नहीं मिला? क्या बिरादरी देख के आयुष्मान कार्ड दिया गया? क्या लोगों के घर जो बने प्रधानमंत्री योजना में, क्या लोगों के घर के बाद जाति देखी गई? जब जाति देख के कोई विकास देश का हो ही नहीं रहा, सब बिल्कुल एक
साथ सबको लेके चल रहे हैं, तो फिर जातीय गणना की आवश्यकता क्या है? ये सब राजनीति है, इससे वैमनस्य बढ़ेगा और जाति पर ये होगा ये इतने, ये खाली हिंदुओं को लड़ाने वाली बात है। अच्छा, क्या इन्होंने जो अभी बात बोली है कि जाति देखकर जब किसी के घर नहीं बनाए गए, आयुष्मान कार्ड योजना नहीं दी गई, गैस सिलेंडर तक नहीं दिए गए, तो क्या जाति देखकर विकास हो सकता है या नहीं? नहीं हो सकता है, इससे विकास नहीं होगा। आप केवल इनकी बात में बात मिला रहे हैं, अपनी बात नहीं बताएं। नहीं, इससे विकास नहीं हो सकता। अगर आरक्षण या ओबीसी उससे विकास होता तो देश आज़ाद ये 70-75 साल हो गए तो उनका विकास हो जाता है अब तक। चलिए ठीक है, मैं अभी आपके पास लौट के वापस आऊँगा। भाई साहब, आप बताएंगे जातिगत जनगणना को लेकर के आपकी क्या राय है? जाति को जो जनगणना है वो मेरे विचार से होनी नहीं चाहिए। ठीक है, वो इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो विकास का कार्य है वो बिना जाति के अगर आगे हो और हमारी सरकार करे तो वो अच्छा रहेगा इस चीज़ के लिए। अच्छा, आप लोग सभी विकास की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना को आप मना कर रहे हैं, तो ऐसे क्या मुद्दे सरकार के पास होने चाहिए जिनसे आप लोगों के ये लगे, क्योंकि आप बार बार विकास की बात कर रहे हैं, तो ऐसे क्या मुद्दे आप लोगों के पास है जिनसे सरकार विकास कर सके? भाई देखो, मुद्दे काफ़ी हैं। जैसे अभी कुछ हमारे इस यूपी में किसानों का मुद्दा है, सबसे खतरनाक मुद्दा है। जो आवारा पशु घूम रहे हैं, ये फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, किसानों को भारी नुकसान है इससे। इस पे लगाम लगनी चाहिए और इसका कुछ ना कुछ जो है सब्स्टिट्यूट निकलना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो है घूम रहे ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि इनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी, किसान जो बोएंगे वो इनके लिए ही बोएंगे, तो यह चीज़ उचित नहीं है। ये तो विकास में बाधा हो गई। ये विकास में बाधा है। सिर्फ आपने 100 काम में से 99 ठीक कर लिए, एक काम गलत है जो लोगों के लिए हित नहीं पहुंचा रहा है, अहित कर रहा है, उससे लोगों में जो है नाराजगी है। इसका कुछ ना कुछ जो है हल सरकार को करना चाहिए। तो ये तो कहावत भी रही है कि अगर आदमी 100 काम सही करता है, उससे एक गलती हो जाती है, तो कहीं ना कहीं लोग उस गलती को पकड़ के बैठ जाते हैं। जो काम सही किए हैं उन पर कोई ध्यान ही नहीं देता। तो आप क्या कहेंगे सर इस बारे में? मैं ये कहूँगा, इसके अलावा भी इन्होंने तो एक छोटा सा फैक्टर रखा किसानों के लिए। मैं एक किसान भी हूँ, तो गन्ना भुगतान है, यहाँ 1.5 महीने से धरना चल रहा है, उनका भुगतान होना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, उनकी पुरानी पेंशन होनी चाहिए। सारे नेता पेंशन ले रहे, किस बात की पेंशन? आप समाज सेवा कर रहे, देश सेवा, आपकी पेंशन। जो कर्मचारी 35 साल 40 साल नौकरी कर रहा है उसकी पेंशन नहीं। कितनी मजे की बात है। जिसका बच्चा अर्धसैनिक बल में है, वहाँ ड्यूटी दे रहा है, बॉर्डर पे मर रहा है, वहाँ से डेड बॉडी आ रही है, उसको पेंशन नहीं। और सेना की भी खत्म होगी अब तो इनडायरेक्टली, जब 4 साल की भर्ती होगी सेना की भी खत्म, कहने को कागज पे रह गई। सेना की इन्होंने जो छोड़ रखी थी कि उनको मिलेगी, अब अग्निवीर आ गए तो उनको पेंशन क्या, उनकी तो नौकरी खत्म है 4 साल बाद। ये सब मुद्दे हैं। ये तो आपने खैर बहुत अच्छी बात उठाई है, क्योंकि अभी दिल्ली में जो रामलीला मैदान है वहाँ पर लाखों की संख्या में जो कर्मचारी हैं वो इकट्ठा हुए थे। उन्होंने यही मांग रखी थी कि वो कहीं ना कहीं जो सरकार है उनकी पेंशन को जारी रखे, ओल्ड पेंशन को लेकर के। अगर पेंशन है तो मुझे लगता है कि जो बुजुर्ग लोग हैं अगर सरकारी नौकरी में रहे हैं तो उनका भविष्य सेफ रह सकता है, और पेंशन नहीं है तो फिर सेफ नहीं है। तो देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो लगातार 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात उठा रहे हैं, यानी कि एक देश एक राष्ट्र और एक इलेक्शन। तो जब ये हो सकता है तो एक देश में एक पेंशन, 1 नेशन 1 पेंशन भी होना चाहिए। जी होना चाहिए। और केवल ये न्यूज़ 24 आपका चैनल है जिसने उसने इतनी बड़ी रैली को दिखाया, जिसमें 25 लाख की भीड़ थी, जिसने पूरा रामलीला मैदान पाट दिया और ये सब कर दिया। अदरवाइज किसी भी चैनल ने वो दिखाया नहीं। और उसका भी इफेक्ट है कि संदीप चौधरी को इस्तीफा देके घर बैठना पड़ा। वो बात दूसरी है। अच्छा सर, आप ये बताइए, वो तो पहले चले गए थे, अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ 1 इलेक्शन 1 नेशन की बात सामने आ रही है, तो 1 रैंक 1 पेंशन पे आप क्या कहेंगे? नहीं, 1 रैंक 1 पेंशन तो हो चुकी। अभी जो बात चल रही है, जो पेंशन तो रुक चुकी है, ओल्ड पेंशन रुक चुकी है। ओल्ड पेंशन हो जानी चाहिए भाई, एक सम्मानजनक हो जाए। चलो पुराना फॉर्मूला ना हो 50% का, और फिर सांसद विधायक और मंत्री ले रहे हैं, या तो इनकी भी बंद हो या फिर कर्मचारियों की भी हो। अच्छा, वो तो 5 साल के लिए आते हैं। हाँ जी, 5 साल के लिए आते हैं और उनकी जो पेंशन है वो लगातार बन जाती है। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी अपने 30 या 32 या 28 साल जो नौकरी में दे रहा है, उसकी पेंशन सरकार ने। सरकारी कर्मचारी कम टाइम लेता है कि मान लो विधायक या सांसद बना 5 साल के लिए या 1 साल के लिए भी बना, वो आजीवन लेगा। 40-50 साल अगर वो जल्दी कम एज में बन गया तो
कर्मचारी तो हाँ, और उसकी आप क्या कह रहे हैं सर, बताइए थोड़ा सा पेंशन के बारे में आप क्या कह रहे हैं? पेंशन होनी चाहिए भाई। जब एक माननीय व्यक्ति मान लिया आप 6 पेंशन ले सके, कर्मचारी अपना पूरा जीवन बलिदान कर रहा है देश सेवा के लिए, और उसको बुढ़ापे का सहारा भी नहीं है। तो अच्छा, आपने बहुत बढ़िया बात कही है कि बुढ़ापे का सहारा नहीं है। आज के युग की अगर मैं बात करूं तो जितना पैसों को लेकर के मारामारी रहती है, उसी के चलते जीवन भी मेरे ख्याल से इसी पे निर्भर हो गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आज औलाद है वो भी अपने माँ बाप की सेवा इसीलिए कर रही है, अगर उससे कुछ मिल रहा है, तो अगर आज बुढ़ापे की जो लाठी है वो पेंशन है, वो सरकार अगर जारी नहीं करती तो क्या आने वाले 2024 के चुनाव पे इसका कोई फर्क पड़ेगा? इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। अब की बार कर्मचारियों ने मन बना लिया है, और एक कर्मचारी के साथ 5 वोट भी लगा लो और आप रामलीला मैदान आपने दिखाया ही है, इसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और फिर मैं कहूँ माननीय की मैं भी अपनी बंद कर दे, कर्मचारियों की बंद कर दे, कोई दिक्कत नहीं। बात तो सही कही है। देखिए यहाँ पर जो कर्मचारी खड़े हैं इन्होंने बात एक साफ तौर पे ये कही है कि अगर राज्य कर्मचारी या केंद्र कर्मचारी जो है उनकी अगर पेंशन बंद है तो राजनीतिक लोगों को भी अपनी पेंशन बंद कर देनी चाहिए। जी बाबूजी, पेंशन जो है हमारे फंड से मिलती है, मैं गवर्नमेंट अपने घर से तो नहीं देती। आधा पैसा हमारा जमा होता है, आधा गवर्नमेंट जमा करती है, फैक्ट्री जमा करती है। पुरानी पेंशन अपने पास से ही देती है पुरानी। ओपीएस की बात देखिए बात ओपीएस की चल रही है। और बाबूजी आप भी खड़े हैं तो कर्मचारी, जैसा आपने शब्द बोला, मैंने आपकी बात पे गौर की, तो एनपीएस और ओपीएस को लेकर के यहाँ चर्चा चल रही है। हालांकि चर्चा चल रही थी जातिगत जनगणना तो नहीं बोलूंगा, पेंशन पे पेंशन पे आप बताइए क्या? पेंशन मिलनी चाहिए, सबको सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए। देश को भी देखना है, देखिए देश को देखेंगे तभी देश का विकास होगा। हम कह रहे हैं कि वो अगर पेंशन ले रहे हैं तो इन राज्य कर्मचारियों को और केंद्रीय कर्मचारियों को भी पेंशन मिलनी चाहिए, उसमें फार्मूला नया बनना चाहिए, लेकिन पेंशन मिलनी चाहिए। जो बाकी योजनाएं हैं जैसा उज्ज्वला योजना, अभी सब्सिडी बढ़ा दी 100 रुपये, 300 रुपये कम सिलेंडर पे देने पड़ेंगे, सरकार का काम है वो। लेकिन क्या इन योजनाओं को दे करके इससे अच्छा तो यह है कि नहीं, पेंशन लागू कर दी जाए? वो ठीक है, उनकी योजना ठीक है, गरीब आदमी को उज्ज्वला दे रहे हैं, वो अलग चीज होती है। पेंशन हम मेहनत कर रहे हैं, 30 साल नौकरी कर रहे हैं, हमें पेंशन नहीं मिलेगी, और वो 3 साल अगर एमएलए रह गए तो उन्हें इलेक्ट होते ही उनको मिलेगी, तो ये तो कहाँ का न्याय है? सबकी है। देखिए जो सरकार की योजनाएं हैं और जिनका गरीबों को, जी जी, ये जो लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारी हैं उनकी पेंशन बनी हुई है, उसमें डीए से ऐड होना चाहिए। उनकी 500 पेंशन है तो 500 जिंदगी भर रहती है, उनकी गुजारा कैसे हो गया 500 रुपए में, आप सोचो। तो उनके में भी डीए जुड़ना चाहिए कि डीए जुड़ गया भाई, चलो साल में 50 रुपए जुड़ गए, 100 रुपए जुड़ गए, तो भी उनको सम्मानजनक मिल जाएगा, यानी कि बढ़ के नहीं मिलता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ओपीएस और एनपीएस पे बात चल रही थी बाबूजी, अभी आप लोगों ने साफ तौर पे बताया कि पेंशन अगर कर देती है सरकार तो 2024 के चुनाव पे काफ़ी फर्क पड़ सकता है, और नहीं करती है तो भी उसका काफ़ी फर्क देखने को मिलेगा। लेकिन आज राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसके बीच में कर्मचारी क्या पीछे रह गया है? देखो, कर्मचारी तो कोई नहीं, वो पिसने की बात तो अलग है, लेकिन कुछ राज्यों में दूसरी पार्टी ने, किसी ने ये घोषणा की कि हम ओपीएस लागू करेंगे। वहाँ सरकार आ गई उनकी, हिमाचल में आ गई, कर्नाटका में भी यही घोषणा की आ गई, तो इसका सीधा सीधा प्रभाव लोगों पे पड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और एक माननीय जो एमएलए एमपी कुछ है, अगर वो 4 हाउस का मेंबर ले रहा है तो 4 हाउस की वो पेंशन उठा रहा है, यानी कि 4 तरह की पेंशन। हाँ, जबकि ऐसा नहीं है कि एक तरह की। अभी जो है पंजाब के बारे में पता चला कि जो पुराने थे बादल साहब, अगर भाई 7 लाख रुपए पेंशन ले रहे, भाई कौन सा तुक है ये, क्या फार्मूला है इस बात का? उनका तो फार्मूला भी कुछ नहीं है। आम आदमी जो है, जो बुढ़ापे में पहुंच गया और वो जाने के बाद में है, वो उसको भी बुढ़ापे में कुछ सहारा चाहिए, उस सहारे के लिए जो है कुछ पेंशन की जरूरत है। ठीक है, परसेंटेज बड़ी वो रखें जो भी रखनी है, लेकिन वो होनी चाहिए, उसके हम फेवर में है। जब इनकी पेंशन है तो उनकी पेंशन हो जाए। दूसरी चीज़ है जो आपने उज्ज्वला ये चीज़ पूछी, भाई लाभ नहीं, उस लाभ में ये है कि बहुत सब लोग तो नौकरी नहीं करते,
सब लोग पेंशन नहीं पा सकते, कुछ लोग मजदूरी कर रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं गरीब है, उनको उज्ज्वला मिल गया, घर मिल गया, ये अगर उनके लिए अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से जो है होना चाहिए। बाकी जो ये जातीय गणना है ये लोगों को फंसाने और इल्जाने वाली बात है, इससे कुछ हल होने वाला नहीं है। देखिए, मैंने शामली में कुछ लोगों से बात किया जिन्होंने जाति जनगणना पर साफ तौर पे ये कहा है कि राजनीतिक हथकंडे हैं, सरकार इनमें उलझाना चाहती है जनता को। और योजनाओं की अगर मैं बात करूं तो जो सरकार है वो कहीं ना कहीं जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी पेंशन अगर ओपीएस लागू करती है तो कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव पे काफ़ी इफेक्ट जीत का देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अब की बार कर्मचारियों ने मन बना लिया है कि अगर ओपीएस नहीं तो सरकार को रिजल्ट कुछ और देने की ठान ली है। और बात रही जातिगत जनगणना पर तो लोगों ने साफ तौर पे अब यही कहा है कि जिस तरीके से एक देश, एक राष्ट्र और एक इलेक्शन की बात सामने चली आ रही है तो उसी के चलते एक देश में एक पेंशन भी होनी चाहिए और राजनीतिक जो जाति जनगणना है वो होनी नहीं चाहिए, इससे माहौल ख़राब हो सकता है। शामली से अपने सहयोगी सालिम के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।